Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 1, Harappan Civilization. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पार्ट 2 में. हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ देयर रिलीजन से. तो अब पढ़ेंगे हम उनके धर्म के बारे में. तो बेटा हम लोगों को कैसे पता चला कि उन लोगों की बिलीव्स क्या थे, फेथ क्या थे, तो वो हमें पता चलते हैं किससे, र्यूइंस से. ये र्यूइंस कहाँ के हैं? मोहनजोदड़ो के. जब मोहनजोदड़ो का एक्सकवेशन हुआ, एक्सकवेशन का मतलब क्या होता है? खुदाई करना. हिस्टोरियंस किसी भी चीज़ को बताते हैं तो कैसे बताते हैं बच्चा? जब वो एक्सकवेशन करते हैं, किसी जगह की खुदाई करते हैं, वहाँ पर जो चीज़ मिलती है उसकी कार्बन डेटिंग होती है, फिर रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही वो हमें कुछ बता पाते हैं. तो मोहनजोदड़ो से जो र्यूइंस मिले, मोहनजोदड़ो के जो खंडर, जो टूटी फूटी चीज़ें मिली, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट मिले जो हमें बता देते हैं कि भैया उनके रिलीजियस बिलीफ क्या थे, उनके फेथ्स क्या थे. ठीक हुई बात. फिर से सम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वर फाउंड एट द ruins. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मिले किसमें? ruins में. किसके ruins में? सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो के. जिससे हमें ये जानने में मदद मिलती है क्या? अबाउट द रिलीजियस फेथ एंड बिलीव्स ऑफ इंडस पीपल. इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे उनकी फेथ क्या थे, उनके बिलीव क्या थे. ठीक हुई बात. अब जो बिलीव वर्ड है उसका मतलब होता है मान्यताएं. ठीक हुई बात. और फेथ का मतलब होता है आस्था. फेथ का मतलब क्या होता है? आस्था. बिलीव्स का मतलब क्या होता है? मान्यताएं. ठीक हुई बात. मान्यताएं. वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस. देवी माँ की पूजा के बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो बेटा इंडस वैली में भी बहुत सारी जो मूर्तियाँ मिली हैं, किसकी मिली हैं? फीमेल डाइटी की मिली हैं, जिन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं मदर गॉडेस की तरह, देवी माँ की तरह. मतलब देवी माँ की पूजा उस टाइम में प्रचलन में थी. प्रेवलेंट का मतलब होता है प्रचलन में होना. बहुत सारी टेराकोटा की फिगरेंस मिली हैं, सील्स मिली हैं ऑफ दीज गॉडेस. मतलब ये जो देवी माँ है उनकी बहुत सारी सील्स मिली हैं और फिगरेंस भी मिली हैं. फिगुरेंस का मतलब क्या होता है बच्चा? मूर्तियाँ. ठीक है बात. स्टैच्यू. बेसिकली ये किसके होंगे? फीमेल, मतलब मेल फीमेल किसी के भी हो सकते हैं, पर ह्यूमन के होंगे. तो फिगरेंस क्या होती हैं? ह्यूमन स्टैच्यू. बहुत सारी फिगरेंस मिली हैं, सील्स मिली हैं ऑफ दिस गॉडेस. इन देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली हैं, साथ ही साथ इनकी सील भी मिली है. ठीक है. हैव बीन ब्रॉट टू लाइट. फिर बेटा डिस्कवरी हुई किसकी? सेमी न्यूड फीमेल फिगर्स की. सेमी न्यूड मतलब पार्शियली कवर्ड फैमिली फिगर्स मिले हैं जिन्होंने सर के ऊपर एलोबरेट हैड ड्रेसेस, सर के ऊपर बहुत सारा कुछ वियर करके रखा है, ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है. तो इससे बिलीव बनता है कि जो लोग थे वो वर्शिप करते थे किसको? मदर गॉडेस को. ये देखो बेटा सर पे कितना भारी इन्होंने कुछ पहना हुआ है, ज्वेलरी भी पहनी हुई है, पर जो बॉडी है वो क्लॉथ से पार्शली कवर्ड है, पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है. ठीक हुई बात. तो जब ऐसी मूर्तियाँ मिली तो इससे हमें समझ में आया कि वो देवी पूजा में बिलीव रखते थे. ठीक हुई बात. सर के ऊपर बहुत सारा कुछ उन्होंने पहना हुआ है, ज्वेलरी भी पहनी हुई है, पर जो क्लॉथ से अपनी बॉडी को जो कवर करना चाहिए है वो बिल्कुल हाफ ही कवर किया है. तभी हम इसको बोलते हैं सेमी न्यूड, पार्शली कवर्ड. ठीक कोई बात. चलो फिर से सुनो यहाँ से. जब डिस्कवरी हुई किसकी? सेमी न्यूड फीमेल फिगर्स की, जिन्होंने एलोबरेट हैड ड्रेसेस पहन रखी थी, ऑर्नामेंट भी पहन रखे थे. तो ऐसा बिलीव है कि भैया ये लोग वर्शिप करते होंगे किसकी? मदर गॉडेस की. नाउ वर्शिप ऑफ शिव पशुपतिनाथ. ठीक है. वर्शिप ऑफ, आप लोग शिवा भी पढ़ सकते हो, पर मुझे पता है कि वो शिव है तो मैं शिव ही पढ़ूंगी. वर्शिप ऑफ शिवा पशुपतिनाथ. ठीक है बात. एक रिमार्केबल फिगर मिला है मेल डाइटी का. ठीक है बात. डाइटी का मतलब होता है मूर्ति, मेल का मतलब आपको सबको पता है. तो मेल डाइटी का एक रिमार्केबल फिगर मिला है विच हैज़ बीन डेपिक्टेड ऑन पर्टिकुलर सील. और जिसको ही सील्स के ऊपर भी डेपिक्ट किया गया है, मतलब सील के ऊपर भी बनाया गया है. एक रिमार्केबल फिगर मिला है हमें किसका? मेल डाइटी का, जिसे डेपिक्ट किया गया है किसके ऊपर? सील्स के ऊपर. उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये शिव हैं. इनके 3 फेस हैं, हॉर्न भी है, सींग भी है. ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड ड्रेस. जो उनका हेड ड्रेस है मतलब सिर के ऊपर, जैसे अभी हमने फीमेल डाइटी का देखा ना इतना बड़ा उन्होंने पहन रखा था, वैसे ही इनके 3 फेस है. और जो हेड ड्रेस है उसके आसपास में आपको हॉर्न्स, सींग भी मिलेंगे. इस सीटेड इन योगिक पॉस्चर. और ये जो शिव हैं ये किस तरीके से बैठे दिखाए हैं? योगिक पॉस्चर में. ऑन अ थ्रोन सराउंडेड बाय
एनिमल, एक थ्रोन के ऊपर बैठे हैं और आसपास में कौन बैठे हैं बेटा? एनिमल्स। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है, देखो बेटा ये है पशुपतिनाथ की वो फिगरिंग जो मिली है, ये रहे पशुपतिनाथ, ये हॉर्न उनके सर पे, सींग की बात हुई थी, ये बहुत सारे एनिमल्स हैं जो उनके आसपास हैं, देखो ये सारे एनिमल हैं, ये एक एनिमल, ये एनिमल, ये एनिमल, और ये रहे हॉर्न्स जिनको हम हिंदी में सींग बोलते हैं, और 3 फेसेस की बात हुई थी तो ये रहे 3 फेस, 1 2 और 3। और देखो पॉस्चर की बात हुई थी तो पॉस्चर कैसा है? योगिक, ये दिख रहा है योगिक पॉस्चर, ठीक है बात। और ये थ्रोन के ऊपर बैठे हुए हैं तो ये रहा थ्रोन, ठीक है बात। अभी हमने जैसे देखा उस इमेज में 3 फेस भी थे, हॉर्न भी थे उनके हाथ की ड्रेस के ऊपर, योगिक पॉस्चर में बैठे थे थ्रोन के ऊपर, और आसपास में कौन थे? एनिमल, ठीक है बात। बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि ये इमेज उन्हें लॉर्ड शिव की तरह दिखता है, हु इज़ डिस्क्राइब्ड एज त्रिमुख महायोगी एंड पशुपतिनाथ, ठीक है बात। बहुत सारे हिस्टोरियंस इनको किसकी तरह देखते हैं? लॉर्ड शिव की तरह दिखते हैं, जिन्हें डिस्क्राइब किया गया है त्रिमुख, महायोगी, पशुपति। पशुपति मतलब, पशु मतलब क्या होता है? एनिमल, आसपास क्या है? पशु हैं, ठीक है। वर्शिप ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स, द डिज़ाइन ऑन सर्टेन रिलीजियस सील, कुछ रिलीजियस सील पे ऐसे डिज़ाइन मिले हैं तो हमें पता चलता है कि जो लोग थे उनकी आस्था किसके ऊपर भी थी? द डॉक्ट्राइन ऑफ एनिमिज्म। अब ये जो वर्ड है ना बच्चा, एनिमिज्म, एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद, जीववाद। जीववाद का मतलब क्या होता है? सिर्फ हम इंसानों में ही जान नहीं है, पेड़ों में भी जान है, पर्वतों में भी जान है, ये उस पर विश्वास करते थे, इनकी आस्था थी डॉक्ट्राइन ऑफ एनिमिज्म, जिसका मतलब होता है ये पूजा करते थे किस किस की? ट्रीज़ की भी और एनिमल्स की भी। जो द फिगर ऑफ डाइटी विथ हुडेड कोबरा ओवर इट्स हेड एंड वर्शिपर ऑन ईदर साइड सिग्निफाइज दैट सम ऑफ नाग वर्शिप और प्रैक्टिस। हम लोगों ने देखा है हुडेड कोबरा है, ठीक है बात, और लोग उसको बैठ के साइड साइड में उसकी पूजा कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि नाग वर्शिप मतलब नागों की पूजा भी उस टाइम में होती थी। एक मूर्ति हमें ऐसी भी मिली है जिसके सर पे हुडेड कोबरा, हुडेड कोबरा मतलब हम स्नैक्स को इस तरीके से बनाते हैं ना, जो फन फैला के बैठा होता है वो स्नैक है ना, हुडेड कोबरा का। अरे यार कैसे बनाते हैं? फन फैला के जो सांप बैठा होगा, हुडेड कोबरा इस तरीके से जो बैठा होगा ना वो, ठीक है बात। तो कुछ फिगर्स मिले हैं डाइटी के विथ अ हुडेड कोबरा ओवर इट्स हेड, उनके सर के ऊपर क्या है? हुडेड कोबरा, फन फैला है, सांप बैठा हुआ है, और जितने भी वर्शिपर हैं, जो पूजने वाले लोग हैं, वो आसपास बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नागों की पूजा भी होती थी, ठीक हुई बात। और बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिन एनिमल्स को हम पूजा करते थे वो आज भी बहुत सारे, आज करंट डे के हिंदूज जो हैं उनकी जो डाइटीज़ हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं, उनके व्हीकल्स की तरह दिखाए जाते हैं। चूहा, मूसक किसकी सवारी है? श्री गणेश का। मोर किसकी सवारी है? हमारे कार्तिकी जी का। नंदी पे बैठते हैं हमारे शिव जी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आज तक हम उस परंपरा को, क्या मान्यता को कैरी करके आ रहे हैं कि आज भी हमारे बहुत सारे हिंदू डाइटीज़ हैं जिनका व्हीकल कौन ही है? एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल बुल ऑफ शिव, शिव का क्या? बुल मतलब वो बैल। लॉयन ऑफ दुर्गा, हाँ दुर्गा जी लॉयन के ऊपर बैठती हैं। द रैम ऑफ ब्रह्मा, द एलिफेंट ऑफ इंद्र, इंद्र एलिफेंट के ऊपर बैठते हैं। वाइल्ड बोर ऑफ गौरी, वाइल्ड बोर के ऊपर कौन बैठती है? गौरी। इंद्र बैठते हैं एलिफेंट के ऊपर, गणेश जी बैठते हैं चूहे के ऊपर, और कार्तिकेय जी मोर के ऊपर। अब हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इतनी महान सभ्यता किस तरीके से ख़त्म हो गई, अब हम उसको पढ़ेंगे। बेटा इतनी रिसर्च के बाद भी जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, आज तक हम उनकी भाषा को पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसी तरीके से किसी भी हिस्टोरियन को क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर वे में ये नहीं पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो गई, ठीक है बात। means no sure short reason of ending or decline of this civilization is written factually anywhere.
सब लोगों ने कायास लगाए हैं, सब लोगों ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं, बट नोबडी वाज नोइंग व्हाट वाज हैपेंड देयर एग्जैक्टली। अब बेटा इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनेगा तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक कोई बात? चलो, तो देयर इज़ नो क्लियर कट एविडेंस रिगार्डिंग द रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का कोई क्लियर एविडेंस या रीज़न हमारे पास नहीं है। जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस लगाए हैं। ठीक हुई बात, अपने हिसाब से उन लोगों ने बताया ये रीज़न हो सकता है कि वो किस तरीके से डिसअपियर हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, एब्रप्ट डिसअपियरेंस के बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस लगाए हैं, पर शॉर्ट रीज़न किसके पास नहीं है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि अर्थक्वेक, भूकंप आने की वजह से वो पूरी की पूरी इंडस जो एरिया था वो नीचे की तरफ दब गया और इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। कुछ स्कॉलर्स ने ये दिखाया है कि जो इंडस एरिया है वो डिस्टर्ब हुआ है सेस्मिक जोन की वजह से। सेस्मिक जोन जहाँ पर सेस्मिक वेव्स आती रहती हैं, अर्थक्वेक का ओरिजिन होता रहता है। अर्थक्वेक्स माइट हैव रेज्ड द प्लेन ऑफ द लोअर इंडस। जो लोअर इंडस था उसका जो प्लेन था वो रेज हो गया और जिससे कि जो मोहनजोदड़ो था वो सबमर्ज हो गया, अंदर ज़मीन के अंदर आ गया। तो यहाँ पर अगर आपको इतना कुछ भी ना लिखना हो तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट रीज़न इज एन अर्थक्वेक। Many of the scholars have firm belief that Indus area, as it lies in a disturbed seismic zone, that is why it buried under the land because of earthquake. ज़मीन के अंदर वो पूरी तरह धंस गया। क्यों? अर्थक्वेक आया इसलिए। समझ में आ गया? बस इतना भी लिखोगे तो चलेगा। या ऐसे लिख दो कि जो लोअर प्लेन्स थे वो राइज कर गए और जो मोहनजोदड़ो था वो सबमर्ज कर गया, वो अंदर की तरफ धंस गया। फ्लड्स। अब दूसरे स्कॉलर्स का ये मानना है कि हो सकता है कि इस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया हो फ्लड ने, बाढ़ ने, ना बाढ़ ने। जब आप लोग वो ऋतिक रोशन वाली क्या मूवी थी, मोहनजोदड़ो जो मूवी थी ऋतिक रोशन वाली, आपको उसको देखना ही चाहिए। जब आप उसको देखोगे ना तो आपको ये फ्रेग्रेंस, डाइटी, पशुपतिनाथ, ये सब उस मूवी में दिखाया हुआ है। तो जब आप उस मूवी को देखते हो तो उस मूवी का जो एंड हुआ है वो उसमें ऐसे ही दिखाया है कि इंडस वैली ख़त्म हुई है थ्रू फ्लड के कारण ये इंडस वैली ख़त्म हुई है। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द प्रोबेबल रीज़न। तो इसको भी लिखना आसान है। सेकेंड रीज़न विच वॉज गिवन बाय मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस इज फ्लड, है ना। इट मे बी दैट पर्टिकुलर सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड विच डिड अकर पेरियोडिकली। अब बाढ़ आना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता, कोई आ सकता है, बाढ़ भी आ ही सकती है। हड़प्पा वॉज नॉट यील्डेड एनी एविडेंस ऑफ फ्लडिंग, पर आज तक हमें कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं मिला है कि यहाँ पर बाढ़ आई हो। दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन वाई साइट्स लोकेटेड आउटसाइड द इंडस सिस्टम डिक्लाइन। चलो ये मान लिया हमने कि इंडस वैली में तो बाढ़ आ गई, इस वजह से वो डूब गई, पर व्हाट अबाउट राखीगढ़ी? राखीगढ़ी तो वहाँ से बहुत दूर था, ढोलावीरा वहाँ से बहुत दूर था, वो कैसे डूब गए होंगे? कि ढोलावीरा रीजन में भी वैसे ही बाढ़ आई होगी। अच्छा, जो कुछ पार्ट इंडिया में है, जो कुछ पार्ट पाकिस्तान में है, इसका तो हम जो एक्सटेंशन है वो यूपी तक देखते हैं, कश्मीर तक देखते हैं, तो ये कैसे डूब गई है? तो इंडस वैली की बाढ़ में नहीं आए होंगे ना, यूपी कहाँ से आया होगा? तो ठीक है, चलो मान लिया कि बाढ़ एक रीज़न थी। फिर कुछ लोगों का कहना है कि आ चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर। जैसे एक रिवर एक टाइम तक यहाँ से जा रही थी तो सारे लोग यहाँ रह रहे थे, ठीक है बात, पर इस रिवर ने अपने कोर्स को चेंज किया, अब ये यहाँ से जाने लगी तो लोग यहाँ पर रहने लग गए और ये वाला जो पार्ट था ये उन्होंने खाली कर दिया, अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। इस तरीके से भी एक बिलीफ है। चलो, अ चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर। कुछ राइटर्स ये सजेशन देते हैं कि जो रिवर इंडस है हो सकता है उसने अपना कोर्स चेंज कर दिया हो एंड इट्स कोर्स सबमर्जिंग द सिटीज़। और जैसे पहले यहाँ से बह रही थी तो सिटी यहाँ थी, अब यहीं से बहने लग गई, यहाँ से बहने लग गई तो सिटी को तो वो क्या कर देगी? पूरा डुबा देगी। दो रीज़न हो सकते हैं, या तो जैसे रिवर ने अपना रास्ता बदला तो वो जहाँ पर रिवर का रास्ता हुआ वहाँ जाकर रहने लग गए। दूसरा ये भी है कि जहाँ पर जैसे ये नदी बह रही है यहाँ सिटी है, अब नदी यहाँ से ही बहने लगी तो ये सिटी को तो पूरा वो पानी के अंदर लेके डूब जाएगी ना। एन इन्वेजन। मॉर्टाइमर व्हीलर का बिलीव है कि जो आर्यन इन्वेजन है ये एक रीजन हो सकता है डिस्ट्रक्शन का इंडस सिविलाइजेशन का। जो आर्यन इन्वेजन्स हुए
मॉर्टाइमर व्हीलर ने कहा है कि आर्यन इन्वेजन इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसने पॉइंट आउट किया है कि कुछ एविडेंसेस मिलते हैं मैसाकर के। मैसाकर क्या होता है? जब बहुत सारे लोगों को आप एक साथ में मार देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? मैसाकर। उसने पॉइंट आउट किया है कि कुछ एविडेंसेस मिले मैसाकर के, मर्डर ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत सारे लोगों को एक साथ में मार देना क्या होता है? मैसाकर। बिकॉज सम 13 स्केलेटन्स वर फाउंड लाइंग इन द स्ट्रीट, 13 स्केलेटन हमें एक ही स्ट्रीट में मिले हैं। बट द प्रेजेंस ऑफ फ्यू स्केलेटन्स कैन नॉट जस्टिफाई व्हीलर्स बिलीव। पर 13 इज़ वेरी स्मॉल फिगर। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी जो इतने बड़े एरिया में फैली हुई थी, उनमें से 13 लोगों के स्केलेटन मिलना, क्या आप लोगों को लगता है कि सही रीज़न है जस्टिफाई करने का कि जो व्हीलर का बिलीव है कि आर्यंस आए और उन्होंने इंडस वैली के लोगों को मारा, ये जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है बात, कि इंडस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया आर्यन इन्वेडर्स ने, नॉट अग्रीड। मतलब किसी भी रीज़न पे हम पार्शली एग्री होते हैं और फिर सोचते हैं यार ऐसा नहीं हुआ होगा, पर सच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। देन इकोलॉजिकल क्राइसिस कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी होगी तो ये जो इंडस वैली के लोग होंगे इन्हें बहुत क्वांटिटी में वुड चाहिए होगी टू प्रोड्यूस ज्वेलरी, टू बेक पॉटरी। देखो ज्वेलरी बनाने के लिए, सोने को पिघलाने के लिए भी हमें लकड़ी जलानी पड़ती है। जब मटके वगैरह बना रहे हैं तो उनको भी पकाते हैं। कच्ची मिट्टी का मटका तो किसी काम का नहीं होता, उसको पहले पकाते हैं तभी तो उसका रेड ब्लैक कलर होता है ना। तो उस वक्त उसके लिए लकड़ी जलानी पड़ती थी। ब्रिक्स, ईंट को पकाना है, मतलब जो ईंट होती है पहले मिट्टी से बनती है और उसको फिर हम भट्टियों में पका देते हैं, उसके लिए लकड़ी चाहिए। बोर्ड बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए। तो हो सकता है इतने बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, पेड़ों की कटाई हुई हो कि मिलियंस ऑफ ट्रीज़ को इन लोगों ने काट दिया हो या डिस्ट्रॉय कर दिया हो। जैसे जैसे फॉरेस्ट रिमूव हुआ होगा, फ्लड आई होगी या ड्रॉट आया होगा। देखो दोनों ही रीज़न बनते हैं पेड़ों के कटने से। या तो फ्लड आएगी क्योंकि पेड़ जड़ों को बांध के रखते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं, वाटर के फ्लो को रोकते हैं। पर जब पेड़ नहीं होंगे तो वाटर का फ्लो बढ़ जाएगा, तो फ्लड का कारण भी बनता है और ड्रॉट का कारण भी बनता है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वही रेनफॉल को अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस का, कुछ राइटर्स का ऐसा भी बिलीव है कि ये जो इकोलॉजिकल क्राइसिस आई इसने कोलैप्स कर दिया पूरे हड़प्पन अर्बन कल्चर को। हड़प्पन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। देखो बेटा, अब तुम लोगों को लग रहा होगा पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आप ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्यों बता रहे हैं, क्या ज़रूरी है? तो बेटा ये चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इससे जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें असाइनमेंट आपको आपके टीचर्स अलॉट करेंगे कि आपको एक पूरा असाइनमेंट बनाना है जिसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को या हड़प्पन सिविलाइजेशन को कंपेयर करके बताना है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। ये कैसे बेटर थी, दोनों सिविलाइजेशन में क्या था, वो कुछ भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो बुक वाले जो है वो आपके लिए थोड़ा सा सोचते हैं कि यार इंटरनल असेसमेंट में अगर इनकी मैम ने ये पूछ लिया तो बेचारे बच्चे कैसे असाइनमेंट बनाएंगे। तो उन्होंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन किसकी भी दे दी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की भी दे दी। वन ऑफ द सजेस्टेड असेसमेंट फॉर इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट के लिए एक सजेस्टेड असाइनमेंट होता है क्या, कि एक कंपैरेटिव स्टडी करें आप हड़प्पन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। देयरफॉर इट प्रूव वर्थवाइल, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम बुक वाले आपको एक ब्रीफ अकाउंट दे दें किसका, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का भी। अब ये जो वर्ड है मेसोपोटामिया, इसका मीनिंग क्या होता है? वो रीजन जो दो रिवर्स के बीच में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मेसोपोटामिया? द रीजन बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर के बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया करस्पॉन्ड टू द प्रेजेंट डे ईरान, इराक एंड पार्ट्स ऑफ ईरान। देखो मेसोपोटामिया कहाँ है, क्या है, ये जानने के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मॉडर्न डे का आपको इराक और ईरान दोनों पता है। ठीक है बात, कुछ ना कुछ यहाँ पर हमेशा होता रहता है, कभी टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से, कभी ऑयल की वजह से, कभी सिया सुन्नी लड़ाई की वजह से, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, इराक भी और ईरान भी। सो आप लोगों ने देखा ही होगा मैप में कहाँ पर है इराक, कहाँ पर है ईरान। तो मेसोपोटामिया आज का पूरा इराक और थोड़ा सा पार्ट ईरान का मिलके बनता है। इन द टिग्रिस यूफ्रेटिस बेसिन द वेंडरिंग ट्राइब्स had settled thousands of year ago। ये जैसे मैंने बताया आपकी कि जो मेसोपोटामिया वर्ड है इसका मतलब होता है वो रीजन जो दो रिवर के बीच में हो। तो वो दो कौन सी रिवर है बच्चे? एक रिवर का नाम है टिग्रिस और दूसरे का नाम है यूफ्रेटिस। कौन सी दो नदियाँ? टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। ठीक है बात, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर।
तो टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर का जो बेसिन था उसमें बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो यहाँ वहाँ घूमती रहती थी, पर साथ में एक टाइम ऐसा आया कि उन लोगों ने वहाँ पर खेती वगैरह करना सीखा, फार्मिंग सीखी और वहीं पर रहने लग गए। कब? थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, आज से हज़ारों साल पहले। बिकॉज ऑफ फूड, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल। फूड भी मिला, वाटर और बिल्डिंग मटेरियल भी मिला, क्ले भी मिली। तो यहाँ पर इन लोगों को जो ट्राइब थी, जो वैंडरिंग ट्राइब्स थी, उनको यहाँ क्या क्या मिल गया? फूड भी मिल गया, पानी तो मिल ही रहा है इन दो रिवर का, बिल्डिंग मटेरियल भी मिल गया, मतलब क्ले मिल गई, मिट्टी से तो बनता था, कौन सा सीमेंट से बनता था, ये सब इन्हें अवेलेबल हो गया यहाँ पर। वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में, पानी भी मिला, क्ले भी मिला, फूड भी मिल गया, तो ट्राइब खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। जो सदर्न मोस्ट पार्ट था मेसोपोटामिया का, उसे कहा गया सुमेर। ठीक है बात, द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया वाज कॉल्ड सुमेर। The region situated a few kilometer away from Sumer were called Babylonia and Akkad। ठीक है बात, तो सदर्न मोस्ट पार्ट में क्या मिला? सुमेर। सुमेर से कुछ ही किलोमीटर दूर हमें मिला बेबीलोनिया और अक्कड़। इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है बच्चा कि सदर्न मोस्ट पार्ट जो है मेसोपोटामिया का, उसको किस नाम से जानते हैं? सुमेर। वो रीजन जो फ्यू किलोमीटर दूर है सुमेर से, उन्हें कहा गया बेबीलोनिया और अक्कड़। द माउंटेनियस एरिया ऑफ अशीरिया, द माउंटेनियस एरिया ऑफ अशीरिया, अशीरिया का जो पर्वतीय इलाका था, माउंटेनियस एरिया का मतलब क्या? पर्वतीय इलाका जो था, किसका? अशीरिया का। वर सिचुएटेड फार टू द नॉर्थ ऑफ बेबीलोनिया, बेबीलोनिया के फार मतलब थोड़ा सा दूर जाके आपको नॉर्थ में मिलेंगे माउंटेनियस एरिया, जिन्हें कहा जाता है अशीरिया। माउंटेनियस एरिया ऑफ अशीरिया, ये कहाँ सिचुएटेड था? नॉर्थ में। किसके नॉर्थ में? बेबीलोनियन के नॉर्थ में। हरप्पन पीपल जो थे, उनका हायर स्टैंडर्ड था ऑफ सिविक एमिनिटीज़। सिविक एमिनिटीज़ मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, ड्रेनेज, हेल्थ, वो सब बहुत अच्छा था, हायर स्टैंडर्ड था। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो भी अर्बन इन कैरेक्टर थी, मतलब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी, वैसे मेसोपोटामियन भी अर्बन सिविलाइजेशन थी। जो सिविलाइजेशन थी बेबीलोनिया की, अशीरिया की, वॉज लाइकवाइज अर्बन इन कैरेक्टर, वो भी कैसी थी? अर्बन ही थी। तो यहाँ से ये बात पता चली कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी अर्बन ही थी, जैसे कि थी अर्बन सिविलाइजेशन हमारी इंडस वैली। तो जो सिविलाइजेशन थी बेबीलोनिया की, असीरिया की, वो भी अर्बन ही थी, शहरी ही थी। पर जो हरप्पन पीपल थे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ सिविंग एमिनिटीज़ मेसोपोटामिया से ज़्यादा था। जो ग्रेट बात मिला हमें मोहनजोदड़ो में, ऑल्सो इट्स मेनी हाउसेज विद देयर ओन वाटर सप्लाई, हर घर की वाटर सप्लाई अलग है, बाथरूम अलग है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत एक्सीलेंट है। इस सबको देख के हम बोल सकते थे कि जो मासेस थी, जो कॉमन लोग थे, उनके पास कंफर्ट था, लग्जरी थी। ठीक है बात, उस पर्टिकुलर टाइम के किसी भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। All go to say that the masses enjoyed a degree of comfort and luxury unknown in other parts of civilized world। अब हम मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर की बात करेंगे। तो जो मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर था वो बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक था, मॉन्यूमेंटल था। मॉन्यूमेंट्स मतलब वही बिल्डिंग वगैरह है ना। इट वॉज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट पैलेसेस, टेम्पल्स, टूम्स ऑफ किंग। तो हाँ, मेसोपोटामिया का जो आर्किटेक्चर था हमने देखा बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक था, मॉन्यूमेंटल था। इसमें हमने बहुत मैग्निफिशेंट बड़े बड़े भव्य महल देखे, पैलेसेस देखे, बड़े भव्य टेम्पल देखे और राजाओं के टूम्ब देखे, मकबरे देखे। जो हरप्पन आर्किटेक्चर था वॉज नॉट दैट मोन्यूमेंटल एज दैट अशीरियंस, मतलब हम मॉन्यूमेंट में कहीं उनसे पीछे थे। देखो सिविक एमिनिटीज़ में हम ज़्यादा थे, हमारे लोग सुखी थे, सबके घरों से ड्रेनेज फैसिलिटीज़ थी, बाथरूम्स थे, पानी का कनेक्शन अलग था, है ना, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कहीं कहीं पर कि जैसे जो डस्टबिन्स वगैरह होती थी वो भी वहाँ पर थी। पर हम मॉन्यूमेंट में हरप्पन्स कहीं पीछे थे, किससे? मेसोपोटामियन से। चलो, so student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.